हेलो फ्रेंड्स, आज मिल रहा हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ बोलेरो नियो का सर्विस का। एक्चुअली 40,000 सर्विस का है, लेकिन मेरा गाड़ी चल चुका है अराउंड 41,800 किलोमीटर्स। बिकॉज डिले का कारण ये है कि मैं 35 या 36,000 में गाड़ी को एक बार हेल्थ चेक किया था। तो 5,000 किलोमीटर मान के चलो, मैं एक बार गाड़ी का हेल्थ चेक करता हूँ। उस समय गाड़ी का एयर फिल्टर, उसके बाद इंजन ऑयल चेंज करता हूँ, और क्या कहते हैं ऑयल फिल्टर भी चेंज होता है। इवन लिंक्स बुशेस गाड़ी का जो है, उन सब को एक बार करेक्ट है या नहीं है, कोई लूज़ है तो टाइट करना, मतलब ओवरऑल सब कुछ एक बार चेक होता है। तो उस समय मेरा अराउंड खर्चा जाता है अराउंड मान लो 5,000 रुपीज़ के आसपास। और 30,000 में मेरा एक मेजर सर्विस था। तो जैसे इस बार का सर्विस मैं आप लोगों के साथ पूरा डिटेल शेयर नहीं कर पाया हूँ। यूनिवर्स यहाँ पे बारिश हो रहा है, ठीक है। ये टाइम में सब कोई सेफ हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और बात करते हैं सर्विस में मेरा क्या क्या चीज़ें हुआ है गाड़ी का। तो फर्स्ट थिंग, ये सर्विस में मैं ज़्यादा कुछ सोच के नहीं गया था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें फ्लश आउट करके रिफ़िल करना है। मैं ये सर्विस को एक नॉर्मल सर्विस की तरह ट्रीट कर रहा था। कुछ प्रॉब्लम्स मैं गाड़ी में फेस कर रहा था, जैसे मान लो गाड़ी में थोड़ा अनयूजुअल सा एक नॉइज़ है, उसके बाद गाड़ी थोड़ा वाइब्रेट करना। तो ये सब गाड़ी जैसे ही आपका रनिंग रहता है ना, कंटिन्यूअस यूज़ पे, वो सब आते रहता है धीरे धीरे। उन सब का आपको एक एक करके आइडिया करके कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या फील हो रहा है। आपको कोई अगर अनयूजुअल सा फील लग रहा है कि गाड़ी पे, मान के चलो कि वो है एक्चुअली में प्रॉब्लम, ठीक है। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। पहले मैं वो चीज़ को उतना स्ट्रिक्टली नहीं लेता था, बट क्या हो गया कि मुझे वो सोचना पड़ा था, क्योंकि मेरे को लगा था इनिशियली एक बार कि गाड़ी का अरेंजमेंट थोड़ा इशू है। तो जाके चलो, ये तो शायद रास्ता टेढ़ा है, इस कारण से गाड़ी भी टेढ़ा लग रहा है। पर कुछ कुछ जगह पे गया, जैसे एयरपोर्ट के अंदर पूरा फ्लैट रोड है, ठीक है। तो देखा वहाँ पे भी हो रहा है। देन जब पकड़े उसको ठीक से सर्विस सेंटर ले जाके, तब मिला कि अलाइनमेंट आउट है गाड़ी का, ठीक है। उसके बाद से मैं वो सोच लिया कि अगर कुछ आपका दिमाग में आ रहा है और इवन कुछ आपको फील हो रहा है गाड़ी के साथ कि हल्का सा तो डामाडोल है, तो मतलब जिस चीज़ को आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है और आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप उस सबको देखो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल के आ जाएगा गाड़ी का। सब चीज़ बोलने के बाद रिज़ल्ट ये आया कि गाड़ी का टायर रोटेशन, तो टायर रोटेशन स्टेपनी के साथ, ठीक है। लेकिन मेरा स्टेपनी ठीक से चला नहीं, ब्रेंड नहीं हुए। तो वो अगर आप डाल के अलाइनमेंट करोगे, वो हमेशा फ्रंट पे ही आता है ऑलवेज, ठीक है। अच्छा टायर हमेशा फ्रंट पे ही रहता है और रहना ही है। आप लोग अगर नहीं कर रहे हो इस चीज़ को फॉलो, तो मैं बोल रहूँगा फॉलो करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान सामने वाले टायर को ही होता है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि वो अलाइनमेंट नहीं होगा। तो ये है मेरा अभी गाड़ी का फ्रंट राइट टायर, जो कि पहले था स्पेयर में गाड़ी, ठीक है। कुछ इस तरह है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और ये रहा मेरा स्पेयर व्हील, जिसमें मेरा राइट साइड वाला टायर है। ये कुछ ऐसे है, ठीक है। और गंदा है बहुत, बिकॉज इट्स बीन रेनिंग सिंस 4 days। आज भी सही है। तो आप लोग शायद देख चुके होंगे कि रोटेट करके कैसे गाड़ी का कंडीशन है अभी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो इंजीनियर इसको चेक कर रहा था गाड़ी को, ही रिकमेंडेड टू डू ईजी एयर क्लीनिंग। मैं बोला था पर्सनली
जो सेंसर्स सामने है, जैसे मैक सेंसर हुआ, मैप सेंसर हुआ, उसके बाद आपका बाकी और 2 सेंसर्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है थ्रॉटल के साथ, इसके बाद आपका कूलेंट के साथ, उसके बाद इंजन का जो आपका DPF और इंजन के आसपास ऐसे 3-4-5 सेंसर्स है जो दिखता है। तो वो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि उन सब सेंसर्स को क्लीन कर देने के लिए, तो वो सब सेंसर्स क्लीन। उसके बाद थ्रॉटल बॉडी मस्ट, क्योंकि 10,000 के बाद मैं हमेशा थ्रॉटल बॉडी क्लीन करता ही हूँ, बिकॉज उसमें बहुत सारे कार्बन जमा हो जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो और चाहे वो डीजल गाड़ी हो। तो वो है आपके आंखों के सामने। और उसके बाद जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन जमता है वो है आपका EGR और बोल सकते हो इंटेक मैनिफोल्ड, ठीक है। तो दैट वाज अ रिकमेंडेड कि इस गाड़ी का EGR को भी थोड़ा क्लीन किया जाए। तो जैसे ही वो लोगों ने खोला, उसमें से बहुत ज़्यादा कार्बन निकला। बोल सकते हो कि 90% वो चोक्ड हो चुका था ऑलरेडी कार्बन के साथ। और वेट मेजरमेंट तो नहीं किया, लेकिन जिस बकेट में वो लोगों ने कार्बन्स को रखा था, मैंने बोला था कि मुझे देखना है कितना कार्बन निकलता है, वो मान लो कि 1 किलो के आसपास है, इवन उससे ज़्यादा ही है कार्बन्स। फिर उन सबको क्लीन करना। और मेरे गाड़ी का और एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, वो AC का मेल फंक्शन। AC कभी कूलिंग बहुत ज़्यादा करता है, और नहीं तो कभी क्या होता है कि आपका 4 वेंट में से 2 वेंट में से गर्म हवा आएगा, आई मीन हीटर चल जाता है 2 वेंट में से, और 2 वेंट में से नॉर्मल आता है। तो समझ सकते हो ह्यूमिडिटी गाड़ी के अंदर बहुत बढ़ जाता है। गाड़ी का आप अगर AC ऑफ कर देते हो, विंडो ओपन कर देते हो, इतना ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पे कि अभी आप खोल भी नहीं सकता। और अभी तो बारिश हो रहा है, तो विंडो खोलना बोल सकते हो कि मुश्किल ही है। तो ये 2 चीज़ बोला था। लेकिन EGR गाड़ी का ओपन करने में 4 घंटे के आसपास लग गया, ओपन करना, फिट करना, क्लीन करना। बिकॉज बोलेरो नियो का जो इंजन बे है ना, तो आप लोग चेक करना कि बहुत ही कॉन्जस्टेड है, ठीक है। ये देख सकते हो गाइस कितना कॉन्जस्टेड है इंजन बे। और ये रहा EGR और इंटेक मैनिफोल्ड। सो ये जो है ये है मैनिफोल्ड, और उसके पास ही है EGR का पूरा सेंसर। सो यहाँ पे इस पाइपलाइन को कनेक्ट होता है कूलेंट सिस्टम के साथ, और ये आपका जो EGR इंटेक का जो लाइन है वहाँ पे बैठता है। तो ये देख सकते हो कितना चोक्ड हो चुका है अराउंड। यहाँ पे कुछ होल्स है, वो पूरा जाम है। तो टोटली गॉन केस था एक्चुअली, 90% चोक था। ये तो पूरा मतलब इसका तो 12 ही बाज चुका था। ये देख सकते हो यहाँ पे ये लोगों ने स्टोर किया था। तो ये रहा कंप्लीट सेटअप। ये रहा स्टील वाला है EGR, और वो रहा इंटेक मैनिफोल्ड जो प्लास्टिक का कंटेनर रहता है, जहाँ पे कार्बन पार्टिकल जमा हुआ रहता है एक्चुअली। और कूलेंट से जहाँ से पास होके वो एग्जॉस्ट को स्टोर करता है, और पास होता है एक्चुअली आपका एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू। तो ये रहा अंदर का कुछ सीन। यहाँ पे बेयरिंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगा हुआ है। सब कुछ मैंने बोला कि क्लीन करने के लिए। और जैसे ही आप EGR खोलोगे और इंटेक का मैनिफोल्ड खोलोगे, वो कूलेंट ड्रेन ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो कूलेंट सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है, जिस कारण से वो ड्रेन आउट हो जाता है। जब गाड़ी का इंटेक मैनिफोल्ड ओपन हुआ था, उस समय आपका जो कूलेंट है वो टोटली ड्रेन आउट हो गया था। तो जिस कारण से 4 लीटर प्लस 1 और लीटर एक्स्ट्रा, तो 4 लीटर में से भी 1 लीटर अभी है इसको। क्या होता है कि गाड़ी का अगर कूलेंट घट जाता है तब आप ड्रेन आउट कर लेते हो, फिर आपको 2 दिन 3 दिन बाद उसको दोबारा रिफ़िल करना होता है, क्योंकि यूज़ के साथ वो मतलब मिक्स हो जाता है ज़्यादा। तो उसके बाद वो स्टेबल होता है। तो जब तक स्टेबल नहीं होता है तब तक आपको उसको चेक करना रहता है। आपका कूलेंट का जो कंटेनर को आपको चेक करना होता है, और उसको इस पे आपको रिफ़िल करना होता है। तो एक मेरा तो चला जाएगा वैसे, और एक एज ए बैकअप मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। नॉट इवन दिस वन, मैं ब्रेक ऑयल भी मेरे साथ में रहता है, इवन पावर स्टीयरिंग ऑयल भी मैं दिखाता हूँ। सो ये है बोलेरो नियो का पावर स्टीयरिंग ऑयल।
और ये है ब्रेक ऑयल। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको एवरी 2 to 3 मंथ फिल करते रहता हूँ। तो और जैसे 30,000 में मैं पूरा ड्रेन आउट किया था, फिर 50,000 नहीं तो 60,000 में, 50,000 ही मान लो, ब्रेक और पावर स्टीयरिंग ऑयल को मैं दोबारा ड्रेन आउट करके रिफ़िल करने वाला हूँ। इवन गियर ऑयल को, क्योंकि इन सब ऐसा चीज़ है कि इन सब ज़्यादा यूज़ होता है एंड विस्कोसिटी घट जाता है। ठीक है, लोग चेंज नहीं करते लेकिन बाद में दिक्कत होता है। तो उससे बढ़िया है कि आप खुद से इसको टाइम टू टाइम ड्रेन आउट करके फिल करते रहो और गाड़ी का लाइफ भी आप इंक्रीज करते रहो, क्योंकि दिस ऑल आर एक्चुअली मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। क्योंकि ये जो दोनों है, ये आपका एग्जॉस्ट सिस्टम और गाड़ी का इंजन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो खैर ब्रेक के लिए, इसको आपको पता चल जाएगा ख़राब हो गया, इसको पकड़ना, और ये अगर पानी के जैसा लग रहा है तो ख़राब हो जाएगा, हो गया मत समझ लो। नहीं तो इसका थोड़ा तेल के जैसा आपका हेयर ऑयल के जैसा विस्कोसिटी रहेगा नॉर्मली। इसका भी सेम है, लगभग हेयर ऑयल के जैसा ही विस्कोसिटी इसका भी रहेगा, लेकिन थोड़ा हल्का गाढ़ा रहेगा, जैसे कोकोनट ऑयल होता है ना, वैसा टाइप का। ठीक है, और ये दोनों तो खैर महिंद्रा का क्या है कि वाटर मिक्स्ड है, तो दिस ऑल आर लिक्विड वाटर के जैसा। तो गाइस, ये रहा इंजन ऑयल एक्चुअली मैक्समाइल अल्ट्रा V4। तो और इसमें ग्रीन V6 टेक्नोलॉजी, ये अच्छा है काफ़ी। मैं इसका एक लोगो स्टोरी बताता हूँ। महिंद्रा जो मतलब इंजन ऑयल प्रोवाइड करता था, उसका बॉक्स का कलर कुछ ऐसा था, ऑरेंज कलर, और वो था मैक्सिमाइल अल्ट्रा। तो रिसेंटली महिंद्रा ने उसको चेंज किया और ये है अभी मैक्सिमाइल अल्ट्रा V4। तो मेरा 35,000 किलोमीटर पे जो मैं जाके इंजन ऑयल चेंज किया था, उस समय भी सेम मैंने फिल आउट किया था। उससे पहले अराउंड 25,000 किलोमीटर जब गाड़ी का हुआ था तब, और 30,000 जब हुआ था उस समय मैं कैस्ट्रोल का वेक्टॉन को फिल आउट करता था खुद से ले जाके, जस्ट टू चेक, बिकॉज उसका जो विस्कोसिटी था वो था CK4। तो उससे पहले था CH4, तो वो था CH4। तो मैं लेटेस्ट वाला जो था API CK4, तो कैस्ट्रोल अल्ट वेक्टॉन CK4, वो मैं फिल आउट करता था 6 लीटर। तो उससे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि गाड़ी का जैसे 5,000 किलोमीटर जैसे ही क्रॉस कर गया, हल्का सा साउंड आता था, इंजन का हल्का सा नॉइज़ इंक्रीज़ हो जाता था विस्कोसिटी में चेंज होने के बाद। और ये एक्चुअली बहुत बढ़िया लगा मुझे, रेदर देन महिंद्रा का जो पहले था ऑरेंज कलर वाला बॉक्स अल्ट्रा, क्योंकि उसका भी मैं थोड़ा चेक किया, इंजन का नॉइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता था एट द एंड ऑफ द डे। तो दोनों से बढ़िया ये है एक्चुअली। तो इससे मेरे को लास्ट बोल सकते हो अभी अराउंड 7,000 किलोमीटर है। इवन जब फिल आउट किया था 35,000 के बाद, गाड़ी का माइलेज भी इंक्रीज़ हो गया था और गाड़ी का परफॉर्मेंस भी मैं खुद फील कर रहा था इंक्रीज़ हुआ है। तो कभी भी आप लोग सर्विसिंग में जाओ, बोलेरो चाहे डीजल का कोई भी गाड़ी महिंद्रा का, तो बोलो कि अल्ट्रा V4 प्रोवाइड करने के लिए। ब्लैक कलर का ड्रम में आता है वो। ये जो वीडियो आप लोगों ने अभी देखा, ये है ईजियर का जो पाइप है, वो पाइपलाइन, उसके बाद थ्रॉटल बॉडी का पाइपलाइन। ठीक है, तो देखे ही होंगे कितने सारा क्या कहते हैं ना, कार्बन फॉर्मेशन हुआ है इसमें। और जो नीचे पूरा जो इंटेक मैनिफोल्ड है वो है नीचे वाला। तो मैं रिकमेंड किया कि जब आप खोले हो टॉप पार्ट, व्हाई नॉट द बॉटम वन, कंप्लीट सेटअप। तो उसके बाद कंप्लीट सेटअप वो लोगों ने खोलना स्टार्ट किया एक्चुअली, एंड देन इट वाज गॉट क्लीनड अप। अभी मुझे आगे एक दिन और फिर से जाना होगा गाड़ी का AC का मेल फंक्शन को करेक्ट करने के लिए। और ये वाला सर्विस मैं ऑलमोस्ट 42,000 में इसलिए किया क्योंकि मैं गाड़ी को नेक्स्ट सर्विस 50,000 में करने वाला हूँ। महिंद्रा से इस बार मैं क्या क्या चेंज करवाया गाड़ी पे। ठीक है, तो बेसिक कुछ चीज़ रिफ़िल हुआ था, जैसे कि मेरा लास्ट टाइम ब्रेक ऑयल पूरा फिलिंग हुआ था ड्रेन आउट होके,
तो इस बार उसका कंडीशन सेम ही है। तो इस बार उसका लेवल भी मुझे सेम मिला और बाकी उसमें कुछ फिलिंग का ज़रूरत नहीं पड़ा टॉप अप का। मैं रिकमेंड किया था ब्रेक्स को थोड़ा चेक करने के लिए और लिंक्स एंड बुशेस। और उस सब में क्या होता है कि चलते समय वो सब रबर का एक पार्ट है, उसमें डस्ट पार्टिकल बैठ जाता है और उसको क्या करना होता है कि थोड़ा हल्का सा लूज करके उसमें स्प्रे एक आता है उनका रेत का, वो स्प्रे करने से वो क्लीन हो जाता है। तो वो सब करने के लिए मैंने बोला था, तो वो सब हुआ। उसके बाद जो आपका ब्रेक कैलिपर है उसमें एक ग्रीजिंग पॉइंट है कैलिपर्स में, तो उसमें ग्रीस डाल के उसको प्रॉपरली फिट करना और उसको डिस्क और रोटर्स को पूरा ब्रेक पैड्स को क्लीन करना। तो वैसे क्या होता है कि आपका ब्रेक का जो जितने डस्ट जमता है यूज़ होते होते वो एक बार क्लीन हो जाता है और काफ़ी अच्छा रहता है और लॉन्जिविटी भी बढ़ जाता है। ब्रेक्स आपका पकड़ने में भी आसानी होता है और आपका हैंड ब्रेक जैसे आपका पीछे टायर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है, उसका भी फंक्शनलिटी इम्प्रूव हो जाता है। कभी भी आप ब्रेक पकड़ो, कभी भी हैंड लीवर आप खींचो तो साउंड नहीं आता है। तो वो सब, उसके बाद एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, उसके बाद इवन डीजल फिल्टर भी मैंने चेंज करवाया बिकॉज वो थोड़ा टेस्ट था इस बार। लास्ट टाइम जो 30,000 मैंने गया था उस समय भी चेंज हुआ था, तो मैंने देखा था कि 30,000 किलोमीटर चलने के बाद उसका तो कलर पूरा ब्लैक हो गया। तो 10,000 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है, तो 10,000 किलोमीटर चलने के बाद भी मैंने देखा कि उतना ज़्यादा डार्क नहीं है, लेकिन वो मतलब गॉन केस था, तो मैंने उसको चेंज करवा दिया। तो नतीजा मेरे को ये मिला कि एवरी 10,000 में डीजल फिल्टर चेंज होना है, नहीं तो वो भी चौक हो जाएगा। ठीक है, कल जैसे मैंने गाड़ी का रोटेशन किया था, मुझे लग रहा है कि वो रोटेशन हुआ नहीं ठीक से। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज मेरा जो रियर स्पेयर है व्हील है वो ब्रांड न्यू है। तो चारों यूज टायर के साथ एक ब्रांड न्यू टायर, आई मीन वो जम नहीं रहा है मुझे, क्योंकि गाड़ी एक साइड काटेगा, नहीं तो स्टीयरिंग का इशू आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो मैं जाता हूँ और जो अलाइनमेंट करते हैं जहाँ पे करोगे वो लोग अगर अच्छा है तो खुद बता देंगे कि ऐसे करके अलाइनमेंट होता है या नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर है। गाड़ी का वेट, गाड़ी का आपका टायर्स, गाड़ी का आपका क्या कहते हैं कंडीशन, लेवलिंग, वो सब मैटर करता है अलाइनमेंट पे। नहीं तो वो अगर करेक्ट नहीं होता है तो अलाइनमेंट होगा ही नहीं ठीक से। तो मैं एक बार निकलता हूँ अभी, आगे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मेरे आज का इवन कल सर्विस का कॉस्ट कितना आया था और मुझे कितना कॉस्ट इनकर हुआ था टोटल सर्विसिंग में। क्योंकि इस सर्विस में मैं कुछ प्लान करके नहीं गया था, मुझे क्या करवाना है नहीं करवाना है। मुझे प्लान था सिर्फ बेसिक सर्विस कराना है, लेकिन बट मुझे थोड़ा सा पावर एंड पिकअप में थोड़ा प्रॉब्लम लगा था टॉर्क गाड़ी का। तो ये रहा ओवरऑल सर्विस का मेरा डिटेल। ठीक है, और टोटल कॉस्ट मुझे पे करना पड़ा 14,000। सो अभी गाड़ी का माइलेज उसके बाद से बहुत अच्छा हो गया आने के बाद में। तो अभी निकलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। मैं पूरा 100% शायद कवर नहीं कर पाऊँगा, आज भी बारिश का मौसम है बहुत। ठीक है, और जिस कारण से जितना हो पाता है मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, चलो दोस्तों, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग यहाँ पे चल रहा है। और जैसे कि मैंने बोला था कि अलाइनमेंट अगर आपका स्पेयर व्हील के साथ करना है और स्टेपनी के साथ मतलब करना है, और स्टेपनी अगर नया है और उसका फ्रंट पे लगाते हो, बाकी तीनों टायर अराउंड 35% या 40% घिसा हुआ है, तो वो अलाइनमेंट सही तरीके से नहीं होता है। बिकॉज उससे क्या होता है कि गाड़ी तो अलाइनमेंट में एरर आएगा। अगर नहीं भी आया, अगर आप रनिंग पे हो, कंटिन्यूस रनिंग पे जब गाड़ी ड्राइव करेगा तो गाड़ी ब्रेकिंग में प्रॉब्लम होगा, गाड़ी एक साइड भागेगा, मतलब गाड़ी में वारंटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो रिकमेंडेड ये है कि आप दो नया टायर डालो, फिर आपका अलाइनमेंट एडजस्ट करेक्टली होगा, नहीं तो अलाइनमेंट करेक्टली एडजस्ट नहीं होगा, वेट मेजरमेंट भी ख़राब होगा। और ये कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी का ये रूल रहता है कंपनी में कि एक पर्टिकुलर सर्विस के बाद टायर का अलाइनमेंट हो और रोटेट हो। एक्चुअली रोटेट में
वो कंपनी अगर नहीं करते हैं तो वो गलत है। तो आप लोग कभी भी अलाइनमेंट करो तो स्टार्टिंग से फॉलो करो अलाइनमेंट और रोटेट करना विद द स्पेयर व्हील। अगर आपका स्पेयर व्हील का साइज़ अब बाकी टायर का जैसा है तब तो 5000 नहीं तो 10,000 किलोमीटर के बाद से ही कर लो विद द स्पेयर व्हील, ताकि आपका स्पेयर व्हील जो है वो भी यूज़ होता रहे और पांचों टायर एक साथ आपका रोटेट हो और बैलेंसिंग अलाइनमेंट सही रहे। ये रहा व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग जो किया था आज, और थोड़ा सा ट्रायल लेने के लिए आया था अलाइनमेंट बैलेंसिंग करने के बाद कि कैसा गाड़ी अभी फंक्शन कर रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश आया है, देख सकते हो बाहर। मतलब मैं आप लोगों को मेरा विजिबिलिटी दिखाता हूँ बाहर, ये देख सकते हो गाइस, बाहर का विजिबिलिटी बहुत ही कम है और मज़ा आता है बारिश में ड्राइव करके। ठीक है, तो ये जो सर्विसिंग का जो वीडियो है इसमें एक चीज़ अच्छा है कि आप लोग को बारिश का भी मज़ा दिखा दिया। ये पूरा जंगल एरिया है यहाँ पे, तो आया था, अभी जाने का बारी है। सो गाइस, बात ये है कि गाड़ी का अलाइनमेंट बैलेंसिंग ख़त्म हो गया और कंप्लीट। उसके बाद आपका टायर का जो सर्विसिंग है गाड़ी का वो भी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी मुझे दोबारा जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर बिकॉज ऑफ एसी का जो मिस फंक्शन कर रहा है उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए। और उसके बाद बाकी ऑल परफेक्ट। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ही इसको क्लोज करने वाला हूँ आज। और मिलते हैं कोई अगले वीडियो पे। टिल देन स्टे सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव।